उम्मीद करता हूँ कि आपने 2022 का जो शुरुआत है बहुत अच्छे से किया होगा। कल नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो देखिए अब मैं आज दूसरा दिन है, आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब जो है धूम-धड़ाका बंद करो और नशा मेहनत का करो ताकि बीमारी भी आपको सफलता की लगे 2022 में। तो मेहनत करते रहिए और देखिए आज 2 जनवरी है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को समय गंवाए बिना और एक काम आपको कर लेना है जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को डेली देखिए मगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आप सभी की डिमांड पर वार्षिकांक 2021-22 का पीडीएफ तैयार हो चुका है। इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर तक के सारे सेलेक्टिव करंट अफेयर मिलेंगे। और इसमें जो फालतू करंट अफेयर थे मैंने हटा दिया उनको। फालतू का मतलब ये हो गया कि जनवरी में किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किया गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है, तो 3-4 महीने के कार्यकाल के बाद उसको हटा दिया गया। या फिर कुछ ऐसे करंट अफेयर जिनका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उन सबको हटाकर और जो सेलेक्टिव करंट अफेयर है उनका संग्रह करके ये पीडीएफ मैंने तैयार किया है, जिसको पढ़कर आप जो है स्टेट गवर्नमेंट का यानी कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए चूंकि इसमें कंटेंट आपको 100% मिलेगा यानी कि पूरे 3500 करंट अफेयर हैं, तो पूरे साल का रिवीजन आप जो है इससे कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि बहुत सरल तरीके से इसमें जो है आपको हर प्रश्न और उसका आंसर और उसके बारे में जो स्पेशल फैक्ट होंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जो है आसानी से कम समय में पढ़कर जो है पूरे साल का रिवीजन कर सकते हैं और आने वाले 2022 में जो है जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ की कीमत मैंने केवल 100 रुपये रखी है और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है यार। 1 जनवरी से डेली कंटेंट सेलेक्ट करना और उसके बाद फिर जो है 31 दिसंबर तक जो है जितने भी कंटेंट थे सबको इसमें जो है सम्मिलित करके उनका नंबरिंग करना, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। तो आप इसको जो है 100 रुपये पे करके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ये पीडीएफ दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जो है पूरे साल का 1 जनवरी से लगा जितने भी करंट अफेयर हैं हर कैटेगरी के, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे नियुक्तियों से संबंधित हो, और चाहे एनवायरनमेंट से हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो, चाहे डिफेंस से संबंधित हो, सारे प्रश्नों का जो है मैंने इसमें संग्रह कर दिया है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन भी कंप्लीट करना है, बाकी मैंने डिटेल्स इसके बारे में बता दिया है। तो इस वार्षिकांक की जो पीडीएफ की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहाँ एक जो है स्पेशल न्यूज ये आई है, अभी हाल ही में यहाँ पर जो है जो आपके टाइगर हैं इनकी काउंटिंग की गई। तो देखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। और हाल ही में इस रिजर्व में 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बाघों की गिनती की गई थी और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस टाइगर रिजर्व में 3 बाघ थे। तो याद रखिएगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को मिशन सागर के तहत खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की। तो देखिए मिशन सागर के तहत जो है मोजाम्बिक को अभी हाल ही में आईएनएस केसरी के द्वारा कुछ खाद्य सामग्री और रक्षा सहायता जो है भेजी गई थी। देखिए भारत की जो नौसेना है, ठीक है, तो भारतीय नौसेना का जो जहाज है जिसका नाम है आईएनएस केसरी, इसने मिशन सागर, देखिए सागर का फुल फॉर्म क्या है मिशन सागर में, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मिशन सागर के तहत अभी हाल ही में 500 टन खाद्य सहायता देने के लिए जो है जो मापुटो बंदरगाह है, तो वहाँ पर भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस केसरी भेजा गया था। तो मापुटो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मोजाम्बिक में। देखिए इससे पहले भारत के आईएनएस केसरी ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय सहायता और चिकित्सीय सहायता जो है प्रदान की थी कोरोना पीरियड से ही। तो अभी रिसेंटली मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह पर जो है पहुंचा था भारत का जो आईएनएस केसरी है, क्या लेकर, 500 टन खाद्य सहायता देने के लिए और कुछ जो है रक्षा सहायता देने के लिए। अगला है कि पीएन पनिकर जिसकी प्रतिमा जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा
लगाई गई या फिर उसका अनावरण किया गया, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए पी.एन. पनिकर, यहाँ पे इनकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी। तो पी.एन. पनिकर जो है, ये आपके साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े थे। इनका टारगेट था कि जो केरल का पूरा भारत है, वहाँ पर जो है साक्षरता को लेकर जागरूकता मिले और लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाई जाए ताकि बच्चे जो है ये शिक्षित हों और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो केरल राज्य है, ठीक है? तो केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और केरल के लोग देखिए कितना बढ़िया अवेयरनेस कर रहे हैं। केरल के जो आपके पी.एन. पनिकर हैं, तो ये जो है साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े थे। तो पी.एन. पनिकर ने जो है राज्य में साक्षरता आंदोलन और पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए 1945 में क्या किया था, ग्रंथशाला संगम की शुरुआत की थी। और ये जो है वायचू वालारुका के संदेश के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ है पढ़ें और बढ़ें। तो केरल का जो नॉर्मल वहाँ का लैंग्वेज है मलयालम, वहाँ पे जो है पढ़े और बढ़े का मलयालम में लैंग्वेज में जो है अनुवाद क्या है, वायचू वालारुका। और जो आपके पी.एन. पनिकर हैं, इन्होंने साक्षरता आंदोलन को एक लोकप्रिय सामाजिक संस्कृति आंदोलन बना दिया था। तो इनके इन्हीं सभी महान कार्यों के लिए जो है इनको सम्मानित करने के लिए इनकी प्रतिमा का अनावरण केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में किया गया, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिवाला और दिवालियापन संहिता को लागू करने से जुड़ा है? तो देखिए जो आपका दिवाला और दिवालियापन संहिता है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, यानी कि आईबीसी। तो इसको लागू करने से जुड़ा आपका है कारपोरेट मामले का मंत्रालय। देखिए हाल ही में जो भारत का कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है, इसने दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड आईबीसी में कुछ सख्त मानदंड प्रस्तावित किए हैं। और आपको बता दूं कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि जो दिवालियापन संहिता है यानी कि आईबीसी है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड है, तो इसको समाधान योजना को जो है मंजूरी या फिर अस्वीकार करने के लिए 30 दिनों के लिए निर्णायक प्राधिकरण प्रदान करना चाहिए। और सरकार ने इस प्रस्ताव पर 13 जनवरी तक जो है जनता की राय भी मांगी है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का जो है गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? तो देखिए जो कू नाम का एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो कि कुछ का लोगो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ट्विटर के जैसा बिल्कुल आपका है, ठीक है? तो इसको ट्विटर का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। इसका जो है अभी हाल ही में गुजराती संस्करण गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। देखिए जो ये एप्लीकेशन है जिसका नाम है कू एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। देखिए गुजराती लॉन्च के साथ कू अब जो है या हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित जो है 10 भाषाओं में उपलब्ध है। तो कू जो है ये एक स्वदेशी ऐप है और ये बिल्कुल ट्विटर का एक अल्टरनेटिव है। अगर ट्विटर बदतमीजी करेगा तो भारत ट्विटर को बैन करेगा और उसके बाद कू ऐप का यूज़ किया जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू का जो है गुजराती संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है, याद रखना है आपको। और नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और इस योजना में जो भी खास बातें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक बालिका को उसके जीवन में विभिन्न चरणों में 15,000 रुपये की राशि का सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करता है। यानी कि कई स्टेप में जो है एक बालिका को जन्म होने के बाद से ही 15,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किन किन स्टेप में किस उम्र में ये 15,000 रुपये मिलेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश की जो बालिकाएं हैं उनको। देखिए जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है ये 6 श्रेणियों में निम्नवत लागू की जाएगी, यानी कि 6 स्टेप में बच्चियों को जो है क्या मिलेगा, 15,000 रुपये। तो कब कब कितना अमाउंट इस 15,000 रुपये में से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, पहले चरण में नवजात बालिकाओं को जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो उनको 2,000 रुपये का एक मुश्त धनराशि जो है दिया जाएगा। यानी किसी भी बच्ची की अगर मतलब बच्ची का जो है जन्म 1/4/2019 या फिर उसके बाद हुआ है, यानी कि 2020 में 2021 में हुआ है, तो आप उसको 2,000 रुपये दिला सकते हैं इस कन्या सुमंगला योजना के तहत।
और दूसरा स्टेप मतलब इस 15,000 में से अगला किस्त कब मिलेगा? तो देखिए वो बालिकाएँ सम्मिलित होंगी इस स्टेप में जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है और उनका जन्म जो है 1/4/2018 से पूर्व ना हुआ हो। इनको ₹1000 का एक मुश्त धनराशि जो है दिया जाएगा। यानी कोई भी बच्ची अगर 1/4/2018 को पैदा हुई या फिर उससे पहले पैदा नहीं हुई है, उसके बाद में पैदा हुई है और उसने जो टीकाकरण होता है कंप्लीट कर लिया हो हर स्टेप का, बहुत सारे टीके लगते हैं, तो उसको कितना मिलेगा? ₹1000। और तृतीय श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश कर लिया हो, उनको ₹2000 का एक मुश्त धनराशि मिलेगा। फिर चौथे श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश कर लिया है, इनको ₹2000 का एक मुश्त धनराशि से जो है लाभान्वित किया जाएगा। और पांचवी श्रेणी, देखिए पांचवी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश कर लिया है, उनको ₹3000 का एक मुश्त धनराशि मिलेगा। और छठवां श्रेणी क्या होगा? देखिए छठवीं श्रेणी में वो सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक की डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश कर लिया हो, इनको ₹5000 का एक मुश्त धनराशि जो है दिया जाएगा। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसमें जो है ₹15,000 की धनराशि जो है कितने स्टेप में दी जा रही है? 6 स्टेप में दी जा रही है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई है, कौन कौन इस योजना का पात्र होगा। तो इस योजना का पात्र होने के लिए क्या जरूरी है? देखिए जो भी लाभार्थी होंगे उनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और विद्युत टेलीफोन का बिल भी मान्य होगा। लाभार्थियों की जो पारिवारिक वार्षिक आय है ये अधिकतम कितना होना चाहिए? 0 से 3 लाख, यानी कि जिसकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक होगी, ठीक है, तो वो परिवार इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकेगा। और देखिए किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे ही होने चाहिए और किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़ा बच्चा होने पर तीसरी संतान के रूप में जो है लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यानी कि मान लीजिए किसी का एक बच्चा था ऑलरेडी, बाद में क्या हुआ, अगली डिलीवरी में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए और उसमें एक लड़की भी है, तो लड़की को जो है उसका लाभ मिलेगा इस योजना का। भाई मान लो जुड़वा पैदा हो गए तो उनकी क्या गलती है, एक बार में 2 हो गए। यदि किसी महिला को पहले से प्रसव से बालिका है और वे द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। यानी किसी महिला की एक बच्ची पहली डिलीवरी में हुआ और जब अगली डिलीवरी है तो 2 बच्चियां और पैदा हो गई, यानी कि 3 बेटियां अगर उनको हो गई हैं तो ऐसी परिस्थितियों में ही तीनों बच्चों को लाभ मिलेगा, तीनों अगर बेटियां होती हैं। और यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को जो है सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। तो इसको याद रखिएगा। और सातवां प्रश्न की हाल ही में किसने स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। देखिए इस पुस्तक में क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, निर्यात, आयात, मूल्य और उत्पादन के मूल्य जैसे सभी आंकड़े शामिल हैं कृषि के, ठीक है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि देश में जो मसाला यानी कि स्पाइसेस हैं इनका उत्पादन 2014 से 15 के वित्तीय वर्ष में 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 106 लाख टन से अधिक हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 7.9% है। तो इसको याद रखिएगा, यही आंकड़ा मुझे बताना था आपको और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा एक किताब लॉन्च की गई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जिसका नाम है स्पाइसेज स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021। इसमें बताया गया है कि भारत में मसाला उत्पादन 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कितना हो गया, 106 लाख टन से अधिक हो गया और इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी मापी गई है, 7.9%।
और अगला प्रश्न है कि आभूषणों में इस्तेमाल होने वाला जेड खनिज का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये कौन सा है? तो देखिए जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक म्यांमार है। म्यांमार में इसका खनन होता है इस पत्थर का। ये पत्थर आपने देखा होगा आभूषणों में, अंगूठी वगैरह में मिल जाएगा आपको, या फिर जो बड़े बड़े हार वगैरह बनते हैं उनमें ये स्टोन यूज जाता है। काफ़ी अट्रैक्टिव होता है ये। और इस जेड खनिज से जुड़ी एक खास बात यह है कि ये जहाँ से खनन किया जा रहा था वहाँ पे एक घटना हो गई। देखिए जेड एक हरे रंग का खनिज है जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। हाल ही में म्यांमार में एक जेड खदान में जहाँ से इसका खनन किया जा रहा था, तो खादान के भूस्खलन की चपेट में आने के बाद 100 से अधिक लोगों के लापता होने की आशंका है और एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि हुई है। तो 100 लोग लापता हो गए और मतलब लगभग 100 लोग जो है उनकी जान चली गई इस खादान में इस पत्थर को खनते हुए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी। तो जेड खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? म्यांमार यानी कि बर्मा है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश भी है। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो है जेड के खादान में एक भूस्खलन हुआ, 100 से अधिक लोग जो है लापता हो गए और एक के मारे जाने की पुष्टि भी हो गई। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो लाइक कर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? उत्तर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और अगला प्रश्न आपके लिए कि ईज माई ट्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नाम बताइए। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश कौन सा बना है? बताइए। और अगला है कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बताइए। देखिए कल के वीडियो में मैंने बहुत ही खास चीज़ें बताई थी। सबसे इम्पोर्टेंट था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो किसको किसको किस श्रेणी का पुरस्कार दिया गया, सारी डिटेल्स मैंने दी थी। आप कल का वीडियो देख के इसको जरूर रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। और अगला था कि किस राज्य में एप्सपा को अगले 6 महीने यानी कि जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये राज्य नागालैंड है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये विभाग है सशस्त्र सीमा बल। और नेक्स्ट था कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है। और पांचवा था कि हाल ही में भारत और किस देश की सरकार ने सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो ये देश सऊदी अरब है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।